हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 12 पढ़ रहे थे, तो जिसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 12 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्या था? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 12.4 ओम का नियम। तो फ्रेंड्स, 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, है ना, तो उन्होंने क्या किया? जो ओम का नियम है उसका प्रतिपादन किया। ठीक है, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा मतलब आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया उन्होंने। ठीक है, तो क्या था नियम? एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है कि तार का ताप जो है वो समान होना चाहिए। ओके, तो इसे ही क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हम सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा? V प्रोपोर्शनल I, और यही हमारा एक समीकरण है जो कि है 12.4। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको हम और डिटेल करें तो क्या लिख सकते हैं इसको? V/I। ठीक है, और यहाँ पर हम एक नियतांक लेंगे। नियतांक क्या है? R है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R जो है एक नियतांक है और इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो किसी चालक का ये गुण है कि वो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हुआ? एसआई मात्रक है इसका ओम। इसको ग्रीक भाषा के ये वाले इससे इस चिन्ह से दर्शाते हैं जो पीछे लिखा है। ठीक है, तो इसी से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, और इस नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं इसको? V/I/R ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा एक और समीकरण 12.5 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, जिसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार R बराबर V/I। यहाँ पर हमारा एक और समीकरण मिल गया 12.6। ठीक है, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, कितना है? 1 वोल्ट है, तो उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितनी? 1 एम्पियर। तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, समीकरण 12.5 से हमें ये प्राप्त होता है। ये वाला जो संबंध है ये प्राप्त होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर V/R, और यहाँ हमारा 12.7 समीकरण निकल आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस जो समीकरण है इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, V/R, इसीलिए लिखा गया है। ठीक है, और यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा जो है वो आधी रह जाती है। ठीक है, कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना या बढ़ाना पड़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स,
जो यहाँ पर लिखा है कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किसी परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध मतलब क्या हुआ कि किसी स्रोत की वोल्टता में बिना किसी परिवर्तन किए विद्युत परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो अवयव या जो वस्तु यहाँ पर लगाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग होता है धारा नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और युक्ति का यूज किया जाता है जिसको धारा नियंत्रक कहते हैं। वो युक्ति क्या करती है कि परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो यंत्र जो युक्ति यूज होती है उसी को धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम विद्युत प्रतिरोध के बारे में और पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि अलग अलग अवयव के लिए विद्युत धारा अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्यों है? तो कुछ अवयव जो हैं विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं, जबकि कुछ इस प्रवाह का विरोध करते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। फिर भी चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते और जिन परमाणुओं के बीच में ये गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण के द्वारा ये गति जो है उनकी नियंत्रित होती है और इसी प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति उसके प्रतिरोध के द्वारा धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है और वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है, रेजिस्टेंट होता है, वो प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, और समान साइज का वो अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसको हम हीन चालक कहेंगे। ठीक है, और समान साइज का कोई विद्युत रोधी इससे भी अधिक जो है प्रतिरोध लगाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 12.5 वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स ये पाया गया है कि जब तार की लंबाई दुगनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक जो है वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो परिपथ में समान पदार्थ समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है और एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है जब परिपथ में अलग अलग पदार्थ परंतु समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के जो यूजेस है ना, उसको हम यहाँ पर अनुप्रयोग जो है उसके द्वारा हम पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है, पहले तो हम ये जान लें कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर प्रतिरोध जो है वो किस किस कारकों पर निर्भर करता है ये देखेंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक की लंबाई कम या ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा। उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी चालक के प्रतिरोध पर डिपेंड करता है और उसके पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ मतलब कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, उसी पर निर्भर करता है। ओके, तो जो इसका जो परिशुद्ध माप है वो ये दर्शाता है कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई मतलब L के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो इसको हम सूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L। क्या कहा एक बार फिर से सुनिए, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट की मतलब
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करेंगे, ए से, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल L जो हमारा 12.8 समीकरण है। फिर R प्रोपोर्शनल 1/A, ए क्या है यहाँ पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हमारा अगला समीकरण है 12.9। फिर समीकरण 12.8 और 12.9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ये R प्रोपोर्शनल L/A। L क्या है, लंबाई है, A क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R बराबर, ये क्या है, P नहीं है, ये रो कहलाता है ये। ठीक है, इसको ऐसे बनाया जाता है, तो ये क्या है, रो, यहाँ पर लिखा हुआ है रो L/A, और यही हमारा 12.10 समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रो क्या है, तो ये रो यहाँ पर अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, और प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है, तो ओम मीटर है। ठीक है, ये किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ओके, धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, और उसका परिसर कितना हो सकता है, तो 10⁸ ओम मीटर से, 10⁸ ओम मीटर से लेके 10⁶ ओम मीटर तक होता है। और किसी विद्युत के अच्छे चालक जो हैं उनके बीच का जो पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वो इसके बीच में होता है। ठीक है, रबड़ और कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये है 12 से 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, इसके बीच में होती है, किसकी, रबड़ और कांच जैसे विद्युतरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता। और किसी पदार्थ का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ही ताप के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, सारणी दी गई है, तो इसमें हम देखते हैं कि अधिकांश रूप से, व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर मतलब जल्दी ही अपचयन मतलब दहन नहीं होता। ठीक है, उच्च ताप पर दहन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग किसमें होता है, आयरन, टोस्टर और जो सामान्य जो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हैं उनमें, उसके निर्माण में इनका उपयोग होता है, किसका, मिश्र धातुओं का। ठीक है, और विद्युत बल्ब जो है उसके तंतु के निर्माण में सिर्फ टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये टेबल देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकता। तो चलिए देख लेते हैं। ये पदार्थ है और ये उसका प्रतिरोधकता दर्शा रहा है, कितना होता है, वो भी ओम मीटर में। ठीक है, तो पहले लेंगे हम चालक। चालक सिल्वर का होता है 1.60 × 10⁸, कॉपर का 1.62 × 10⁸, एल्यूमिनियम का 2.63 × 10⁸। फिर टंगस्टन का है 5.20 × 10⁸। इसको 5.20 भी बोल सकते हैं और इसको 63 भी बोल सकते हैं। ठीक है, निकिल का होता है 6.84 × 10⁸, आयरन का
12.0 × 10⁸ क्रोमियम 12.9 × 10⁸, मरकरी 94.0 × 10⁸। मैग्नीज का है 1.84 × 10⁶। ठीक है। फिर अगला है मिश्र धातु। आप जानते हैं कि मिश्र धातु क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे हम तो कांस्टेंटन का मिश्र धातु जो है वो किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है, कॉपर और निकिल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांस्टेंटन। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता कितनी है, 49 × 10⁶। फिर अगला है मैग्नीज किसको मिलाकर बनाया जाता है, कॉपर, मैग्नीशियम और निकिल। तो 44 × 10⁶। निक्रोम जिसको नाइक्रोम बोलते हैं, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज और फेरस ये मिलकर बनते हैं। इसका प्रतिरोधकता कितना है, 100 × 10⁶। फिर अब देखेंगे विद्युत रोधी जो पदार्थ हैं, कांच 10⁻10 से 10⁻14, कठोर कोई भी कठोर वस्तु जो है उसका 10⁻13 से 10⁻16, एबोनाइट का 10⁻15 से 10⁻17, डायमंड मतलब हीरा 10⁻12 से 10⁻13, कागज शुष्क कागज का 10⁻12। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो हमने देख लिया। फ्रेंड्स, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है, इसके अंदर 2 पॉइंट दिए गए हैं। ए है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहाँ पर बल्ब के बारे में पूछा गया है, बल्ब। ठीक है, वो कितनी विद्युत धारा यूज करेगा इसको हमको बताना है। बी है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यहाँ पर क्या है, बल्ब है, यहाँ पर है विद्युत हीटर। ठीक है, चलिए हल देखते हैं। पहले ए के बारे में देखेंगे। ए में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट, ये दिया गया है। R बराबर ये है 220 वोल्ट। फिर R मतलब प्रतिरोध बराबर 1200 ओम। ठीक है, तो समीकरण 12.6 से विद्युत धारा I बराबर 220 वोल्ट बटे 1200 ओम ऐसे लिख सकते हैं। समीकरण पर मान रखेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 0.18 A। ठीक है, तो फ्रेंड्स बी देख लेते हैं पहले। यहाँ पर हमें दिया गया है कि बी में क्या कहा गया था, कुंडली का प्रतिरोध था 100 ओम और विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है V बराबर 220 वोल्ट, R बराबर 100 ओम। तो समीकरण 12.6 से विद्युत धारा I बराबर 220 वोल्ट बटे 100 ओम, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2.2 A। ठीक है, 2.2। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 220 वोल्ट के समान विद्युत स्रोत से विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर के द्वारा ली जाने वाली जो विद्युत धारा है उसके अंतर पर ध्यान दीजिए आप, कितना डिफरेंस है इसमें। ठीक है, जबकि दोनों कितने 220 वोल्ट के स्रोत से ही धारा ले रहे हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट
एग्जाम्पल है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 7 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? क्या बढ़ाएगा? विभवांतर को हम 120 वोल्ट तक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो कितनी विद्युत धारा लेगा, इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हल देखते हैं। हमें दिया गया है विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट, विद्युत धारा I बराबर कितना है? 4 एम्पियर। तो ओम के नियम के अनुसार R बराबर V बटे I होता है ना, तो मान इसमें रख देंगे 60 वोल्ट बटे 4 एम्पियर बराबर, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 15 ओम, ठीक है। और जब विभवांतर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया जाता है तब क्या होता है? पहले कितना था? 60 वोल्ट था, फिर बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दिया गया, तब विद्युत धारा I बराबर V अपॉन R, ठीक है ना, V बटे R। तो मान इसमें रख देंगे 120 वोल्ट बटे 15 ओम। R यहाँ पर कितना आया हमारा? निकल के 15 ओम आया ना, तो यहाँ पर हम R की जगह में इस मान को रख सकते हैं। फिर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 8 एम्पियर, ठीक है। मतलब तब विद्युत हीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? 8 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? चलिए आगे देखते हैं, इसका हल देखते हैं। तो इसमें हमको दिया गया है तार का प्रतिरोध R बराबर 26 ओम, ठीक है। फिर व्यास मतलब डायमीटर कितना दिया गया है? 0.3 मिलीमीटर, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁴ मीटर, ठीक है। मीटर में बदलेंगे मिलीमीटर को। फिर तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर, ठीक है, वहां पर बताया था क्वेश्चन में। तो इसलिए समीकरण 12.10 से दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता कितनी होगी? यहाँ पर रो बराबर RA बटे L, ठीक है। तो मानों को अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे, मान रख देंगे तो किसमें? इसमें R पाई D का वर्ग बटे 4, ये है L है, ठीक है। तो रो बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको? 1.84 × 10⁶ ओम मीटर, ओके। तो इस प्रकार दिए गए तार की धातु की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोधकता 1.84 × 10⁶ ओम मीटर है, ठीक है। हम टेबल हमने जो टेबल देखा यहाँ पर, ये वाला टेबल देखा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैग्नीज की वैद्युत प्रतिरोधकता का मान कितना है? कितना है मैग्नीज का? 1.84 × 10⁶ है, इतना ही आया है। हमने जो कैलकुलेट किया उसमें भी हमको इतना ही प्राप्त किया मिला है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई L तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L बटे 2 तथा मोटाई कितनी है? 2A है, ठीक है। तो चलिए हल देखते हैं। तो पहले तार के लिए देखेंगे R1 बराबर रो L बटे A। तो यहाँ पर हम
मान रखेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, मान रखेंगे पहले 4 ओम। फिर दूसरे तार के लिए R2 बराबर क्या है, रो L/2/2A। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1/4, फिर रो L/A, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर 1/4 R1, ठीक है। फिर 1/4 गुणित 4 ओम लिख सकते हैं। फिर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कट जाएगा, कितना बचा, 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर तार का जो प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध है, वो कितना है, 1 ओम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 1-2-4 जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12.6 प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। तो पीछे हमने कुछ विद्युत परिपथ के बारे में जाना और हमने ये देखा कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के जो विद्युत उपकरण हैं और उनमें जो युक्तियां हैं उसमें जो हम प्राय जो प्रतिरोधकों के जो अलग अलग संयोजन देखते हैं, है ना। तो इसलिए अब हम ये जानना चाहिए हमको कि प्रतिरोधों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार से अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, यूज किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि हैं? पहली विधि है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, सीरीज के हिसाब से जिसको प्रतिरोधों को रखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एक समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो विद्युत परिपथ है इसमें दिखाया गया है कि R1, R2 और R3 प्रतिरोधों के 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है और प्रतिरोधकों के इस संयोजन को ही हम श्रेणी संयोजन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध का आरेख है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान हो। तो यहाँ पर आप संयोजन जो देख रहे हो तो यही क्या कहलाता है? इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कह सकते हैं या फिर समांतर क्रम संयोजन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 बिंदु ये है ना, A और B के बीच में प्रतिरोधकों को इस तरह से संयोजित किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। चैप्टर काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 12 को, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट किया कीजिए और दूसरों तक भी वीडियोस को पहुंचाइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।